नमस्कार, आपका यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इकाई 3 अध्याय 6 की। अध्याय जो 6 है हमारा वो है विश्व मानव अधिवास। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय को देखें तो यह अध्याय है, ये 4 अंक का है। इसमें से अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का लघुतरात्मक। तो कुल मिला के यह पार्ट है, ये हमारा रहेगा 4 अंक का। तो शुरुआत करते हैं विश्व मानव अधिवास की। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व मानव अधिवास है उसके अर्थ की, यानी मानव अधिवास कहते किसे हैं, मानव अधिवास कहते किसे हैं। तो देखो, मानव अधिवास है वो मानव द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित, ध्यान देना, मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासीय संगठन। कौन से संगठन? आवासीय संगठन ही क्या है? मानव अधिवास है। ध्यान देना, मानव अधिवास क्या है? मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित जो आवासीय संगठन है वही क्या है? मानव अधिवास है। दूसरे शब्दों में इसको देखें तो इसको बढ़ा चढ़ा के हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा विकसित की गई। कौन से धरातल पर? जो पृथ्वी का धरातल है उस पे विकसित की गई वह आकर्षक संरचना। कौन सी संरचना? आकर्षक संरचना। ध्यान देना, पृथ्वी के धरातल पर विकसित की गई वह आकर्षक संरचना जो कि निवास करने, कार्य करने, ध्यान देना, निवास करने, कार्य करने। ऊपर क्या लिखा था? विकसित आवासीय, यानी निवास करने एवं कार्य करने अथवा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति, यानी मानव की जो अन्य आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित, आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित की गई संरचना ही क्या कहलाती है? मानव अधिवास कहलाती है। दोबारा देखना, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा विकसित की गई एक आकर्षक संरचना जो कि निवास करने, कार्य करने तथा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए निर्मित की गई है, वही क्या कहलाता है? मानव अधिवास कहलाता है। अब एक भूगोलवेत्ता है जिसने इसके बारे में क्या कहा मानव अधिवास के बारे में, तो उसका नाम है विडाल डी ला ब्लास। तो मानव अधिवास के बारे में विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा? तो विडाल डी ला ब्लास है, पहले भी आ चुका है यह नाम, मानव भूगोल की परिभाषा दी थी विडाल डी ला ब्लास ने। पृथ्वी और मानव के बीच में संबंध बताया था जिससे एक नया विचार उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से हम बात करें कि विडाल डी ला ब्लास है, इसने मानव जो अधिवास है उसके बारे में क्या कहा था? तो इसने कहा था कि मानव है वो स्वयं के आवास, किसके लिए? स्वयं के आवास तथा जो खाद्य सामग्री है उसको रखने के लिए निर्मित करता है, यानी आवास के लिए और जो खाद्य सामग्री है, जो खाद्य सामग्री हैं उनको रखने के लिए निर्मित करता है, या फिर निर्मित जो संरचना है वही क्या है?
मानव अधिवास है। तो मानव अधिवास की परिभाषा में आपको प्रमुख रूप से एक तो विडाल डी लाप्लास और एक ऊपर वाली याद रखनी है, यानी मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासीय संगठन है वो क्या कहलाता है, मानव अधिवास। प्रोफेसर जो विडाल डी लाप्लास है उसके अनुसार मानव स्वयं के लिए क्या किनका निर्माण करता है, आवास, और खाद्य सामग्री रखने के लिए किनका निर्माण करता है, अधिवास का। तो वही क्या है, मानव अधिवास है। आगे हम बात करते हैं निवास के आधार पर मानव अधिवास की उत्पत्ति। किसके आधार पर, निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पे मानव अधिवास की उत्पत्ति है वो कितने प्रकार से, तो देखो निवास के आधार पर, निवास के आधार पर मानव अधिवासों की उत्पत्ति। तो निवास के आधार पर मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो होता है स्थायी अधिवास, और दूसरा होता है अस्थायी। तो नाम से ही इसकी परिभाषा बनाएंगे। एक तो होता है स्थायी अधिवास और दूसरा कौन सा होता है, अस्थायी अधिवास। ये दोनों भाग किसके आधार पर हैं, निवास के आधार पर। किसके आधार पर, निवास के आधार पर मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है उनको कितने भागों में बांटा है, तो बताना है 2 भागों में बांटा है। एक तो स्थायी अधिवास और दूसरा कौन सा है, अस्थायी अधिवास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी अधिवास क्या है। अस्थायी अधिवास, तो अस्थायी अधिवास का अर्थ होता है जो एक जगह क्या न हो, स्थिर न हो, यानी कुछ समय के लिए निर्मित, कुछ समय के लिए बनाए गए अधिवास ही क्या है, अस्थायी अधिवास है। तो इसमें आपको लिखना है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा, कौन से काल में, प्राचीन काल में मानव द्वारा, प्राचीन काल में मानव द्वारा शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण, ध्यान देना इन शब्दों पे, प्राचीन काल में मानव द्वारा शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से, तथा सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित, सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित कुछ समय के लिए, जो निर्मित है वो क्या है, कुछ समय के लिए, यानी प्राचीन काल में मानव द्वारा किसके लिए, शिकार के लिए, मौसम की अनुकूलता के लिए, पशुचारण के लिए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए जो अधिवासों का निर्माण किया जाता था वो क्या है, अस्थायी अधिवास हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कुछ समय के लिए निर्मित आवास ही क्या कहलाते हैं, अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखें तो जैसे नागा जनजाति, कौन सी जनजाति, नागा जनजाति। इसके अलावा बात करें तो एस्किमो जनजाति, यानी एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो भी क्या बनाते हैं, अस्थायी अधिवास बनाते हैं। आगे बात करें तो
बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। और जो आगे वाला बता रहा हूं वो याद रखना, रॉकी पर्वत की, यानी जो रॉकी पर्वत है उसमें जो जनजाति है वो कौन सी है, तो उसमें आपको बताना है कि रॉकी पर्वत के जो भाग हैं उसमें कौन सी जनजाति है, वो है रेड इंडियन। कौन सी है? रेड इंडियन। तो इस पाठ में पहले ही बता चुका हूं कि 2 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे, यानी अति लघुतरात्मक। तो उसमें से पूछ सकते हैं कि रॉकी पर्वत पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? रेड इंडियन। रेड इंडियन जो जनजाति है वो किस प्रकार के अधिवास बनाती है, तो उसमें बताना है अस्थायी अधिवास। तो अस्थायी अधिवासों में आपको प्रमुख रूप से याद रखना, जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से लगभग जनजाति हैं उनके अधिवास कैसे मिलेंगे? हमें अस्थायी अधिवास मिलेंगे। तो रॉकी पर्वत है उसकी जो रेड इंडियन जनजाति है वो कौन सा अधिवास बनाती है? वो बनाती है अस्थायी अधिवास। इसके अलावा बात करें तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति पढ़ चुके हैं हम। जो बुशमैन जनजाति है वो भी कौन से अधिवासों का निर्माण करती है? अस्थायी अधिवास है उनका क्या करती है? निर्माण करती है। आगे हम चलते हैं तो दूसरा आता है हमारा स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास में क्या देखा? अस्थायी अधिवास में हमने देखा कि प्राचीन काल में मानव द्वारा शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए निर्मित जो आवास हैं वही क्या हैं? अस्थायी अधिवास हैं। इसमें से प्रमुख रूप से हमने उदाहरण में देखे थे नागा जनजाति, एस्किमो जनजाति, बद्दू जनजाति और रेड इंडियन जनजाति, और लास्ट में हमने देखा था कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति। अब बात करते हैं स्थायी अधिवास की। तो स्थायी अधिवास के बारे में कुछ अलग है, यानी स्थायी अधिवास है उनकी उत्पत्ति कब वह कैसे हुई, यानी स्थायी अधिवास हैं उनकी उत्पत्ति कब वह कैसे हुई यह बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्थायी अधिवास हैं वो किसी निश्चित समय में नहीं बताए गए, लेकिन माना जाता है कि उत्तर पाषाण काल है, परंतु जो उत्तर पाषाण काल है उसमें स्थायी कृषि, ध्यान देना, उत्तर पाषाण काल में जो स्थायी कृषि है उसके साथ ही, स्थायी कृषि के साथ ही किनकी उत्पत्ति हुई थी? स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति हुई थी। तो पहले तो हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, ये बताना मुश्किल है, लेकिन बाद में हमने कहा कि उत्तर पाषाण काल है उसमें जब स्थायी कृषि करना प्रारंभ हुआ था उसी समय स्थायी अधिवासों का निर्माण क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। आगे देखते हैं हम कि इसमें मानव का विकास भी, यानी स्थायी कृषि हो गई और स्थायी अधिवास हो गया, उसी समय मानव का क्या होना शुरू हो गया था? विकास। तो याद रखना, मानव का विकास भी कब शुरू हुआ था? जब मानव स्थायी रूप से किन में निवास करने लगा था? स्थायी अधिवासों में निवास करने लगा था, यानी अधिवासों में जब मानव विकास रहने लगा था तब से ही उनका क्या शुरू हो गया था? विकास शुरू हो गया था। यह रही है हमारी स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास से संबंधित बातें। अब इसमें एक चीज और आती है, मानव अधिवास। मानव अधिवास मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। जो मानव अधिवास हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं? ध्यान देना, मानव अधिवास किसके प्रतीक माने जाते हैं? मानव की सभ्यता व संस्कृति के, किसके? सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। तो याद रखना, मानव अधिवास किसके प्रतीक माने जाते हैं? मानव सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं
इसी में अधिवास में ही कि जो मानव अधिवास है उनका स्थायित्व है। अब आगे हम बात करेंगे स्थायित्व है, यानी मानव अधिवास हैं उनका स्थायित्व है। मानव अधिवास का स्थायित्व है। मानव अधिवास का जो स्थायित्व है वो किन बातों पर निर्भर करता है? ध्यान देना, मानव अधिवास का जो स्थायित्व है वो किन बातों पर निर्भर करता है? मानव अधिवास का स्थायित्व है वो किन बातों पर, ध्यान देना, बातों पर निर्भर करता है। तो उसमें प्रमुख रूप से हम जिक्र करेंगे 5 पॉइंटों का कि मानव जो अधिवास या फिर बस्ती है उनका स्थायित्व किन पे। अधिवास क्या होता है? बस्ती तो होती है एक, अधिवास को क्या बोल सकते हैं? बस्ती। यानी मानव अधिवास या बस्ती है उसका स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले 1 नंबर आता है इनका स्थायित्व किन पे निर्भर करता है? स्थानीय सिंचित संसाधन पर। स्थानीय सिंचित संसाधन पर। तो 1 नंबर क्या रहा? स्थानीय सिंचित संसाधन। दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध, यानी विश्व के जो अन्य हैं उनके साथ कैसे संबंध है, उससे संबंधित, यानी बाह्य विश्व से क्या है? से संबंध। फिर तीसरा आता है भावी उन्नति की संभावना। तीसरा कौन सा पॉइंट है? भावी उन्नति की संभावना। भावी उन्नति की संभावना। चौथा आता है सुरक्षा। चौथा कौन सा पॉइंट है? ध्यान देना, चौथा पॉइंट है सुरक्षा। और पांचवा आता है धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक। कौन सा है? धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक। तो दोबारा देखो, मानव बस्ती या फिर मानव अधिवास है उनका स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? तो उसमें आपको बताना है, एक तो स्थानीय सिंचित संसाधन, दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध, तीसरा है भावी उन्नति की संभावना, और चौथा रहेगा सुरक्षा, और पांचवा है धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक। तो ये तो हो गए हमारे कि इनके स्थायित्व से संबंधित बात, यानी इनका स्थायित्व किन पे निर्भर है? इन पे निर्भर है। फिर आगे चलते हैं तो इनमें आता है मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य, यानी हम मानव जो अधिवास हैं वो किस उद्देश्य से बनाते हैं, यानी अधिवासों का निर्माण है वो किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य रहता है? तो मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य, मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य। तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी 2 छोटे आएंगे, एक नहीं 2, और बोर्ड परीक्षा में एक एक नंबर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान देना, जितने भी पार्ट हैं जिनमें से छोटा क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक में जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे तरीके से हमें अलग लिखना है और उनको बाद में क्या करना है, याद करना है। तो अब हम देखेंगे मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य, यानी इनका निर्माण है वो किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है सुरक्षा हेतु। पहला क्या है? हेतु।
दूसरा आता है वो कौन सा है, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा। ये सुरक्षा परिस्थिति है उनसे है, लेकिन दूसरा पॉइंट भी किससे संबंधित आएगा, सुरक्षा से। वो किससे सुरक्षा होगी, जंगली जानवरों से। पहली सुरक्षा कौन सी है, मौसम, यानी मौसम परिस्थिति होते हैं मौसम के अनुकूल, उसकी सुरक्षा। दूसरा है जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा हेतु। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो भंडारण हेतु, भंडारण हेतु यानी जो हमारी खाद्य सामग्री हैं उनको रखने के लिए, किससे संबंधित है, जो खाद्य सामग्री हैं उनको रखने के लिए क्या बनाते हैं हम, भंडार, उनकी सुरक्षा हेतु मानव अधिवासों का निर्माण। अगला आता है 4 नंबर हमारा जो पॉइंट है, पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। तो वही बात हो गई, यानी अपने लिए और अपने परिवार के लिए किनका निर्माण करते हैं, अधिवासों का। और लास्ट हमारा जो आता है 5 नंबर, वो रहेगा सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए। सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए किनका निर्माण, अधिवासों का निर्माण। तो मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं, तो मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्यों में सबसे पहले आता है सुरक्षा हेतु। कौन सी सुरक्षा, मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा। दूसरा है जंगली जानवर एवं पशुओं से सुरक्षा। तीसरा है खाद्य सामग्री के भंडारण हेतु। और चौथा हमारा आता है पारिवारिक जीवन के लिए। और पांचवा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए। तो ये हो गए मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य। आगे हम बात करेंगे मानव अधिवासों का वर्गीकरण। अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो मानव अधिवासों का वर्गीकरण, और पीछे हमने क्या देखी थी, मानव अधिवासों की उत्पत्ति। उत्पत्ति को 2, स्थायी अस्थायी। अब बात करेंगे अधिवासों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे कि इनका वर्गीकरण किनके आधार पर, प्राकृतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। किसके आधार पर देखेंगे, प्राकृतिक क्रियाओं और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। क्रियाओं के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, वो भी कितने भाग थे, उत्पत्ति में भी 2, स्थायी और अस्थायी। लेकिन वो क्या थी, उत्पत्ति। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण भी कितने भागों में, 2 भागों में। किस आधार पर, प्राकृतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो वर्गीकरण में सबसे पहले आता है ग्रामीण अधिवास। क्या आता है, ग्रामीण अधिवास। और दूसरा कौन सा आता है, नगरीय अधिवास। तो इसको समझने के लिए ज्यादा वो बात नहीं है कि इसको कैसे समझें, नाम से ही समझना है। ग्रामीण जो कहाँ निवास करते हैं, गांव में। तो जो गांव में लगे होते हैं वो किन कार्यों में संलग्न होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं पे, प्राथमिक क्रियाओं
ठीक है। ग्रामीण लोग इनसे प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि करना, आखेट करना या फिर खाद्य सामग्री इकट्ठी करना, वही तो है प्राथमिक क्रिया। तो ग्रामीण अधिवास प्राथमिक क्रियाओं पर और नगरीय अधिवास है वो गैर कृषि। पहली तो पंक्ति क्या लिखनी है, गैर कृषि। इसके अलावा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो क्रिया है यानी व्यवसाय है उसमें जो संलग्न है वो नगरों में। ग्रामीण अधिवास प्राथमिक क्रियाओं पर, नगरीय अधिवास गैर कृषि, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाओं पर। ठीक है, तो ये तो हो गए मानवीय अधिवासों का वर्गीकरण। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा मानवीय अधिवास क्या है, उसका अर्थ देखा था। अर्थ में हमने सिंपल भाषा में बोला था मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासीय संगठन। मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासीय संगठन क्या कहलाते हैं, मानव अधिवास। इसके बाद हमने एक भूगोलवेत्ता की परिभाषा देखी थी विडाल डी ला ब्लास की। उसने क्या कहा था इसके बारे में, तो उसने कहा था कि मानव है वो स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति रखने के लिए, यानी स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति रखने के लिए जिसका निर्माण करता है वही क्या है, मानव अधिवास है। उसके बाद हमने देखा था इसी में निवास के आधार पर मानव अधिवास की उत्पत्ति। निवास के आधार पर मानव अधिवासों की उत्पत्ति को कितने भागों में, दो, स्थायी, अस्थायी। सबसे पहले हमने देखी थी अस्थायी। अस्थायी में हमने क्या देखा था कि प्राचीन काल में जो मानव है वो शिकार के लिए, पशुचारण, मौसम की अनुकूलता और सुरक्षा की दृष्टि से जिनका निर्माण करता था वो भी कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए जिनका निर्माण करता था वो क्या थे, अस्थायी। और स्थायी में हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति कब व कैसे हुई ये बताना मुश्किल है, परंतु उत्तर पाषाण काल में हम बात करें तो स्थायी कृषि करना जब से प्रारंभ किया था तब से स्थायी अधिवासों का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। और स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ, उसी में मानव का क्या हुआ था, विकास हुआ था। मानव है उसको हमने लास्ट पंक्ति में क्या लिखा था, मानव अधिवास मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। मानव अधिवास हैं वो क्या माने जाते हैं, किसके प्रतीक माने जाते हैं, मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें कि मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसको हमने 5 भागों में देखा था। उसके बाद हमने मानव बस्ती के निर्माण से उद्देश्य के संबंध में देखा था, वो भी कितने में, 5 पॉइंटों में। और बाद में हमने क्या देखा है, मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो मानव अधिवासों का वर्गीकरण किसके आधार पे, प्राकृतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के आधार पर। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। ग्रामीण जो किसमें संलग्न हो, प्राथमिक क्रियाकलापों में। दूसरा नगरीय अधिवास जो किसमें, गैर कृषि कार्यों में, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण अधिवास। ठीक है, धन्यवाद।